नीति आयोग के सीईओ, इनके द्वारा एक्स्ट्रापोलेट किया गया HCES सर्वे की फाइंडिंग्स को। मैं समझाता हूं। दरअसल में ना एक सर्वे होता है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। इस सर्वे के माध्यम से देखने की कोशिश करी जाती है कि देश में गरीबी का स्तर क्या है, कंजम्पशन पैटर्न कैसे हैं। तो हर 5 साल बाद ना लगभग आपको ये सर्वे देखने को मिलता है। पर पिछली बार जो सर्वे हुआ था, सरकार ने कभी वो जारी ही नहीं किया, क्योंकि सरकार ने बोला कि इसके अंदर कुछ डेटा के अंदर कुछ क्वालिटी कंसर्न्स है। अब देखो, जो इस बार का हमें डेटा सामने देखने को मिल रहा है ना, उसके हिसाब से नीति आयोग के सीईओ ने इस डेटा को एक्स्ट्रापुलेट किया, क्योंकि है तो एक सर्वे ही। इस सर्वे को उन्होंने बड़ा करके बताने की कोशिश करी और ये बताया गया कि पॉवर्टी लेवल्स जो हैं वो 5% से भी नीचे आ चुके हैं, और जो हमारी ग्रोथ है ना वो कहीं ना कहीं ब्रॉड बेस्ड है। ब्रॉड बेस्ड का अर्थ क्या? अब सबको यहाँ पे सबका विकास हो रहा है, ऐसा यहाँ पर नीति आयोग के सीईओ बोल रहे हैं। जो अर्बन रूरल इनइक्वालिटी थी उसके अंदर एक कमी देखने को मिल रही है। अब देखो, सर्वे होता है तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। कितना ठीक है ये तो एक अलग चीज होती है, पर एक थोड़ा एक आइडिया लगता है कि किस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड टू ब्रिंग इन डैमेज रिकवरी बिल। देखो, उत्तराखंड के अंदर काफी सारे बिल्स आ रहे हैं। पिछले दिनों के अंदर हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड भी वहां पर स्टार्ट होता हुआ देखने को मिला। अब यहाँ पर डैमेज रिकवरी बिल को लाया जा रहा है। दरअसल में कई बार क्या होता है ना, जैसे प्रोटेस्ट होते हैं। अब जब भी कोई प्रोटेस्ट होते हैं उसमें देखो अक्सर हमें देखने को मिला है कि कुछ ना कुछ वहां पर नुकसान भी होता है, डैमेजेस भी होते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे केस में अगर मान लो कल को कोई भी प्रोटेस्ट होगा, उस प्रोटेस्ट के अंदर अगर मान लो किसी चीज को डैमेज, किसी चीज को कुछ भी ऐसा नुकसान होता है, तो जिस बंदे ने वो किया उसको प्रॉपर उससे रिकवरी करवाई जाएगी। ये यहाँ पे बिल बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आप जानते हो ना, हल्द्वानी के अंदर भी ऐसा इंसिडेंट हमें देखने को मिला था। राइट? तो इस तरह से कुछ भी पब्लिक प्रॉपर्टी का कुछ डैमेज होगा तो इस बिल ये इंश्योर करेगा कि उसको रिकवर कर लिया जाए। आप लोग क्या सोचते हो जो उत्तराखंड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बिल्स आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग? ये मुझे नीचे आप कमेंट्स में बता भी सकते हो। दोस्तों, डेट है आज की 26 फरवरी 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। देखो, जब हम बात करते हैं ना 26 फरवरी, अभी थोड़े दिन पहले 14 फरवरी भी थी। ठीक है ना? पुलवामा के शहीदों के बारे में आप जानते होंगे। तो उसके 12 दिन बाद ना लगभग 2019 को ही, 26 फरवरी 2019 को ही बालाकोट एयर स्ट्राइक करी गई थी हमारे द्वारा। ठीक है? जिसके माध्यम से आपकी जो इंडियन एयरफोर्स थी उसके द्वारा जो भी आपके जैश ए मोहम्मद आपको देखने को मिलता है जो पाकिस्तान के अंदर उसका था, उसके ऊपर इस तरह की जो प्यूनिटिव एक तरह की स्ट्राइक यहाँ पे देखने को मिली थी। ठीक है? तो उसके भी आज यहाँ पे 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। टॉपिक की तरफ चलते, दैट इज आपका धर्मा गार्जियन। जब हम बात करते हैं धर्मा गार्जियन की, तो दरअसल ये एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो एक तरफ भारतीय आर्मी और दूसरी तरफ आपकी जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स, इन दोनों के बीच में 5वां एडिशन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन का स्टार्ट हो चुका है राजस्थान के अंदर। दोस्तों, इंडिया और जापान के बीच में ना अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं। जैसे मालाबार एक्सरसाइज तो आप जानते ही होंगे कि जो हमारे क्वाड मेंबर्स के साथ होती है, इंडिया के साथ साथ यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और तीसरा आपका जापान हो गया। इसके साथ ही जिमेक्स करके एक नेवल एक्सरसाइज है, वो नेवल एक्सरसाइज हो जाएगी। एंड एक है शिन्यू मैत्री, ये इंडिया और जापान की एयरफोर्स के साथ मिलकर यहाँ पे करी जाती है। उसी तरह से जो धर्मा गार्जियन थी ये 2018 से स्टार्ट होगी और ऑल्टरनेटिवली होती है, मतलब एक साल इंडिया में एक साल जापान में। तो जैसे अभी हो रही है ये राजस्थान के अंदर। इसके माध्यम से दोनों देशों के बीच में मिलिट्री कॉपरेशन इंक्रीज होगा एंड कहीं ना कहीं हम अलग अलग ऑपरेशंस को करने के अंदर अपनी कैपेबिलिटीज को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम इस एक्सरसाइज के माध्यम से सीखते हैं और एक दूसरे से बेस्ट प्रैक्टिस को लर्न भी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, NBWL। एक्चुअल में पहले आपको पहले समझाता हूं कि अभी न्यूज़ क्या है। देखो, न्यूज़ कुछ इस तरह से है, जैसे कई बार ना आप लोगों ने देखा होगा कुछ एरियाज होते हैं, जैसे मान लो कुछ आपके जानवर इस साइड पे हैं, ठीक है ना, पर यहाँ पर भी हम चाहते हैं कि वो कभी जा पाए, और बीच में इस तरह हमारी सड़कें वगैरह आ जाती हैं। तो इस तरह को चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए ना हमें एलिवेटेड रोड ओवर कॉरिडोर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? क्योंकि आप नोटिस करो, कल को कोई भी दिक्कत आएगी तो हमारे जो अलग अलग जो फौना है वो यहाँ पे इधर मूव कर सकता है, बिल्कुल। एंड ऊपर से ना जब मैं बात करता हूँ असम की, तो असम के अंदर आप जानते हो लगभग हर साल ही कुछ ना कुछ फ्लड्स आते हैं। एंड इनफैक्ट आपने कुछ पिक्चर्स भी देखी होंगी जहां पर आपका जो असम के अंदर आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहां पर अक्सर आप देखने को मिलता है कि काफी सारे एनिमल्स कई बार फ्लड के अंदर फंस जाते हैं।
जब फ्लड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो एनिमल्स को काफ़ी दिक्कत आती है, कई बार एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है। पर अब देखो, जब हमने इस तरह के एलिवेटेड रोड कॉरिडोर्स आपने बना दिए, तो उससे क्या होगा, उससे कल को मान लो फ्लड आ गया ना, तो हमारे जो भी एनिमल्स हैं वो मूव कर सकते हैं किसी दूसरी जगह के ऊपर जहां पर वो थोड़ा एलिवेटेड लेवल के ऊपर हो, जहां पर पानी अभी उतना ना हो। तो इस तरह से दो तरह से मदद करेंगे, आपके एनिमल्स के लिए भी मूव करेंगे पर एट द सेम टाइम फ्लड्स के टाइम भी इनको यहाँ पे हेल्प कर पाएंगे। तो इससे आपकी जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है वो इंक्रीज होगी एंड कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल मैनेजमेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है ना, इसने यहाँ पे अभी रिसेंटली इसको अप्रूव किया इस तरह के 9 कॉरिडोर्स को। इससे आप देख पाओगे कि इनका काम यही रहता है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का, कि वो सरकार को एडवाइस करते हैं, कुछ भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होता है वहां पर क्लियरेंसेज वगैरह इनके द्वारा ही दी जाती है। दरअसल में NBWL ना काफी अपने आप में पावरफुल बॉडी है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 47 मेंबर्स होते हैं और इनके जो चेयरपर्सन है वो आपके प्रधानमंत्री जी ही हैं। साथ साथ इस पर्टिकुलर बोर्ड के जो वाइस चेयरपर्सन है वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर होते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे एक्सपर्ट्स, स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स और आपके एनजीओ भी इसका यहाँ पे पार्ट होती हैं। ध्यान रखिएगा कि इसको बनाया गया था 2003 के अंदर अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और इंडिया में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एपेक्स बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी। पहले एक और बॉडी हुआ करती थी, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, उसको यहाँ पे रिप्लेस किया गया नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा, और इसके माध्यम से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को इंक्रीज करने के अंदर बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक तरफ, दैट इज CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या चीज है, देखो दरअसल में ना अगर आप एक चीज समझो, जैसे मैंने कई बार आपके साथ ना नाटो डिस्कशन किया है, या नेटो जो भी आप कहना चाहो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब नेटो के अंदर ना आप जानते हो इसका जो आर्टिकल 5 है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि उसके माध्यम से बात करी गई है कलेक्टिव डिफेंस की, कि अगर मान लो किसी भी एक कंट्री के ऊपर नेटो की अटैक किया गया, इसका मतलब ये माना जाएगा कि पूरी नेटो कंट्रीज के ऊपर अटैक हुआ है। ठीक है ना, तो ये तो आप जानते हो यूएस लेड इनिशिएटिव है नेटो। उसी तरह से ना एक रशिया लेड इनिशिएटिव है जिसका नाम है CSTO। दिस इज प्रिटी मच सिमिलर टू नेटो की जो फंक्शनिंग है कलेक्टिव डिफेंस की ही, पर एक्चुअल में अपने आप में बहुत ही ज्यादा वीक होता जा रहा है। इनफैक्ट ना देखो, मैं आपको इसके मेंबर्स बताता हूँ, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि आज के टाइम के ऊपर जो CSTO के मेंबर्स हैं वो ये हैं। रशिया के अलावा ये 5 कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी। कौन सी सर? अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। रशिया तो है ही है डेफिनेटली, बाकी ये भी था। उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया था बट बाद में फिर से हट गया था, तो उज्बेकिस्तान मेंबर नहीं है। तो सर ये बता क्यों रहे हो? बता मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि अगर आप बात करो, यहाँ पर एक कंट्री है अर्मेनिया। हाँ सर अर्मेनिया है, और एक्चुअली आप जानते हो अर्मेनिया और अजरबैजान, इन दोनों का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सर कौन सा कॉन्फ्लिक्ट? ये है आपका नगोर्नो काराबाख रीजन वाला कॉन्फ्लिक्ट। बहुत बार मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अब अगर हम इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर ना देखो, टेक्निकली अर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध चल रहा है यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। अब ऐसे टाइम के ऊपर जो रशिया था, तो रशिया को चाहिए था ना कि वो अर्मेनिया का साथ दे यहाँ पे, खुल के उसको सपोर्ट करे। क्यों? क्योंकि अर्मेनिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ किसका? CSTO का। पर अर्मेनिया ने ऐसा नोटिस किया है कि यार ये तो चीज कर ही नहीं रहा आपका रशिया। रशिया को जो इंपॉर्टेंस थी रशिया के साथ इसीलिए तो जुड़ा था कि कोई दिक्कत आएगी तो रशिया उसको आके बचा लेगा, पर रशिया तो ये चीज कर ही नहीं रहा। तो इस वजह से अर्मेनिया और रशिया के बीच में थोड़े रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहे हैं। ठीक है ना, टेक्निकली होना चाहिए था एज पर CSTO, पर ऐसा रशिया ने नहीं किया। इस वजह से अर्मेनिया ने बोल दिया है कि भाई अब हम कर रहे हैं आपकी इस CSTO को टाटा बाय बाय, क्योंकि जब हमें जरूरत थी आपकी तब आप आ नहीं रहे हो। ठीक है ना, तो इस तरह से अब ये अभी तो 6 हैं, पर इन्होंने बोल दिया है कि हम हट रहे हैं, तो ये टोटल अब 5 ही रह जाएंगे। तो रशिया का जो ऑर्गेनाइजेशन था CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये अपने आप में और भी फर्दर वीक हो जाएगा। तो ये बनाया गया था 2002 के अंदर इन यूरेशिया एज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस की तरह यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा। तो इससे आपकी रीजनल इंटरनेशनल सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इसको काम किया गया था। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करो, देखो यूएस की भी ना मिलिट्री प्रेजेंस धीरे धीरे करके सेंट्रल एशिया के अंदर बढ़ रही थी, तो CSTO के इस तरह से रशिया के द्वारा यहाँ पे बनाया गया। बहुत सारी चीज़ों के अंदर रशिया ने यहाँ पे हेल्प करी है, जैसे फॉर एग्जांपल किर्गिस्तान, तजाकिस्तान के अंदर लीगल फ्रेमवर्क इनेक्ट किया गया। साथ ही साथ जो अलग अलग आपकी कंट्रीज, जो मेंबर कंट्रीज थी, वो रशिया से वेपन्स खरीद सकती थी इसके माध्यम से, और एक कॉमन एयर डिफेंस यहाँ पे परस्यू किया गया। तो इस तरह से कुछ जगह पे फायदा भी हुआ है CSTO की कंट्रीज को, बट अदरवाइज नोटिस करो अगर तो यहाँ पे तो वो चीज़ हमें नहीं देखने को मिलती। एक्चुअल में ना एक ट्रीटी भी है, हालांकि उस ट्रीटी के बारे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है,
उस ट्रीटी के अंदर तो बहुत सारे जुड़े थे, पर जब मैं बात करता हूँ ना ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यही मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये पुरानी हिस्ट्री आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है कि कैसे कैसे ट्रीटी आई, फिर बाद में सीएसटीओ कैसे बना। तो ये ट्रीटी पुरानी जरूरत नहीं है, पर अभी जो सीएसटीओ के मेंबर्स हैं एंड क्या ये काम करता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं NB8 के ऊपर। सर NB क्या है? NB इज नॉर्डिक बाल्टिक कॉर्पोरेशन। क्या है ये? अरे आपने नॉर्डिक सी सुना है? हाँ सर सुना है। आपने बाल्टिक सी सुना है? बिल्कुल सुना है। तो दरअसल में जब हम बात करते हैं ना बाल्टिक कंट्रीज की, तो आप जानते हैं यहाँ पे 3 मेंबर कंट्रीज देखने को मिलती हैं। एक आपका एस्टोनिया, एक लातविया, एक लिथुआनिया। ये है कौन सी? बाल्टिक सी वाली कंट्रीज। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं नॉर्डिक कंट्रीज की, तो वहां पर आपको 5 देश, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आपका आइसलैंड और आपका डेनमार्क, ये 5 देश आपको देखने को मिलेंगे विद रिगार्ड्स टू आपकी जो नॉर्डिक कंट्रीज होती हैं। अब इन्हीं 8 का ना एक ग्रुप है NB8, नॉर्डिक बाल्टिक 8। दरअसल में इसको 1992 के अंदर फॉर्म किया गया था, क्योंकि एक्चुअली आप नोटिस करो यार, इनकी ना ज्योग्राफी भी काफी हद तक सेम है, बिल्कुल ठीक बात है, एंड इनके जो इंटरेस्ट है वो भी काफी हद तक सिमिलर ही रहते हैं। और ऊपर से आप सोचो कि कंट्रीज देखो, ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जितने भी आपके ना जो इंडेक्स वगैरह होते हैं वहां पर ये कंट्रीज बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट काफी यहाँ पे इनकी अच्छी होती है। पर पॉइंट ये है कि छोटी कंट्रीज होने की वजह से अगर ये अकेले कुछ कहना चाहेंगे तो शायद इनकी बात उतनी ना सुनी जाए। तो इस तरह से नॉर्डिक बाल्टिक कॉर्पोरेशन के माध्यम से इन 8 ने एक अपना एक ग्रुप सा बना लिया है, एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग एक तरह से यहाँ पे इनकी बन चुकी है। अब एक बात समझना, अभी रायसीना डायलॉग हुआ, ठीक है ना, दिल्ली के अंदर, वहां पर इनके द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया NB8 के द्वारा। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया फॉर्म ये 1992 के अंदर हो गया था, बाद में इसका नाम चेंज करके इसको NB8 नाम रख दिया गया। तो इनफॉर्मल ढंग से कैसे इंटरनेशनल इश्यूज हो गया, रीजनल इश्यूज को यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। मेंबर कंट्रीज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, नॉर्डिक और बाल्टिक कंट्रीज के बीच में। और इंडिया की जो कॉपरेशन है यहाँ पे इनके साथ काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, चाहे वो आपका इनोवेशन हो गया, मैरीटाइम हेल्थ हो गया, IPR के अंदर हो गया, कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज के अंदर, स्टूडेंट एक्सचेंज। तो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर हमारा इंपॉर्टेंस और हमारा रिलेशनशिप इनके साथ बढ़ता ही जा रहा है, और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे डेफिनेटली इंक्रीज हो ही रही है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज ग्रे जोन वॉरफेयर। देखो रायसीना डायलॉग हुआ, वहां पर हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जी ने इसके रिगार्डिंग बात करी थी। इसका ना एक्चुअली बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमें इसका मीनिंग बस पता होना चाहिए कि आखिर ये ग्रे जोन वॉरफेयर आखिर होती क्या है। देखो आप एक चीज समझो, एक तो होता है युद्ध, जहां पर प्रॉपर हम वॉर की बात कर रहे हैं, एक होती है हम आपस में मिलजुल कर कॉपरेशन के माध्यम से रह रहे हैं। एक ना कहीं यहाँ पर एक बीच में एक जगह आ जाती है, और एक्चुअली ये वॉर के ना जस्ट नीचे होती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर। क्या इस चीज का अर्थ? देखो आप एक चीज समझो, कई बार ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिससे पूरा युद्ध छिड़ जाता है। मान लो एक कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री के ऊपर कुछ मिसाइल फेंक दी, तो इससे तो देखो युद्ध स्टार्ट होगा ही होगा। पर कई बार ना सामने वाली जो कंट्री है वो आपको इस तरह की चीजें करती है जिससे युद्ध तो नहीं होता, पर कहीं ना कहीं सामने वाले के साथ एक एक प्रॉक्सी सा चल रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अभी चाइना है, चाइना अलग अलग जगह पे हर जगह पे थोड़ी एक्सपेंशनिज्म करने की कोशिश कर रहा है। कभी अरुणाचल के अंदर हो गया, कभी यहाँ पे अपने ठीक है ना आपका लद्दाख के रीजन के ऊपर हो गया, या ऐसे भी दुनिया भर में भी हमें ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। चाइना का अलग अलग एक्शन हमें देखने को मिलता है साउथ चाइना सी के अंदर, रशिया ने इन क्रीमिया वगैरह को भी इन्वेड किया। तो ये सारी चीजों से हो सकता है कि युद्ध ना स्टार्ट हो, तो युद्ध से ना थोड़ी सी जो थ्रेशहोल्ड होती है वो थोड़ा सा कम होता है यहाँ पे। पर देखो डर यही रहता है कि मान लो थोड़ा सा ट्रिगर पॉइंट आ गया ना, तो उससे युद्ध भी स्टार्ट हो सकता है। तो ऐसी चीज को बोलते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर। इवन चाइना के अलग अलग जो आप सलामी स्लाइटिंग टैक्टिक्स पढ़ते हो अपने PSIR के अंदर पढ़ते हो, तो जिससे वो स्टेटस को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर ना एक तरह की अग्रेसिव पैसिव रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो बेसिकली पॉइंट वही है कि युद्ध नहीं हो रहा, युद्ध से जस्ट एक नीचे वाली चीज है। हो सकता है कि अगर एक ट्रिगर आ जाए तो ऊपर की तरफ जाके वो वॉर की फॉर्म में भी बदल सकता है। तो पॉइंट यही रहता है ग्रे जोन वॉरफेयर के अंतर्गत कि एक कुछ कोएर्सिव मेजर्स ही यूज किए जाते हैं, पीस और वार के बीच का एक टाइम होता है जिसको डिफाइन करने के लिए। पर इंश्योर ये किया जाता है कि जो मैक्सिमम ऊपर की थ्रेशोल्ड होती है ना, जहां से युद्ध स्टार्ट हो जाए, वह थ्रेशोल्ड तक ना पहुंचो, उसके जस्ट नीचे रहो। पर कहीं ना कहीं इस तरह से ये इश्यूज हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये चाइना के कॉन्टेक्स्ट में मेजरली यहाँ पे यूज किया गया है। तो चाइना का देखो काफी इस तरह के इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ था जो है उनके द्वारा ये चीज बताई भी गई है।
दोस्तों आज की डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ठीक है एंड कौन सा गलत है। सैटरडे को मैंने जो होमवर्क दिया था उसका एक बार आंसर मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ सीपीसीबी की, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, तो यहाँ पर कह रहा है 1974 के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर ईपीए। क्या ये बात ठीक है? नहीं, ये दरअसल में आपका जो वाटर एक्ट है 1974 का, उसके अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। गिनी वॉर्म डिजीज की बात करें, वॉर्म डिजीज की, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मेजरली आपके जो कंटेमिनेटेड पानी होता है उससे फैलती है। यस, दैट इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें माउंट किलिमंजारो की, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मोरक्को, नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। नहीं, ये आपका तंजानिया, और वो भी आपका ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर आता है। तो वो स्टेटमेंट ठीक है, यहाँ पे थर्ड मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि तंजानिया के अंदर है। आज का होमवर्क क्या रहेगा? देखो यूपीएससी ने 2023 के कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उनको एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था कि इन चारों में से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। एक बार सोचिएगा, फिर मुझे बताइएगा आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। दूसरा होमवर्क है विद रिगार्ड्स टू आपका इकोनॉमी, जहां पर यूपीएससी ने पूछा था कि इनमें से कौन सा मार्केट जो है वो कैपिटल मार्केट के अंदर इंक्लूड है। अगर देखो फंडामेंटल स्ट्रांग है ना, तो दोनों क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर सकते हो यहाँ पे। कल अकॉर्डिंगली इन दोनों को डिस्कस कर लेंगे। बाकी मैंने आपको जो होमवर्क दिया था एनजीटी और सीपीसीबी के बारे में, तो पहला जो बात कह रहा है कि एनजीटी एक्ट के से थ्रू बना। यस, आपका एनजीटी एक्ट 2010 है, उसके थ्रू ये बना है। और जो यहाँ पे जो कह रहा है सीपीसीबी एग्जेक्टिव ऑर्डर, अरे नहीं, अभी तो बताया सीपीसीबी आपका वाटर एक्ट से बना है। तो ये पहला स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो गया। इतना तक ठीक था, पहला पार्ट इसका ठीक है, पर ये पीछे वाला सीपीसीबी वाला गलत है। दूसरा कह रहा है कि एनजीटी के माध्यम से कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल जस्टिस मिलता है एंड लिटिगेशन का बर्डन रिड्यूस होता है। यस, और दूसरा कह रहा है सीपीसीबी से आपका सारा जो क्वालिटी ऑफ अलग अलग चीज़ों की क्वालिटी है वो बेहतर होती है। यस, दैट इज करेक्ट। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। बात करें वुड्स डिस्पैच की, वुड्स डिस्पैच के केस में देखो क्या हुआ था। आपका 1854 के अंदर वुड्स डिस्पैच देखने को मिलता है, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी इसको बोलते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे क्या हुआ ना, गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी कि हाँ उसकी जिम्मेदारी है मासिस को एजुकेट करने की। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस हुआ, जैसे ग्रांट्स इन एड सिस्टम हो गया, यूनिवर्सिटीज़ का एस्टेब्लिशमेंट के लिए बोला गया, राइट। इसके अलावा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर सेकुलर एजुकेशन की बात करी गई, महिलाओं के एजुकेशन की, वोकेशनल एजुकेशन की, टीचर ट्रेनिंग की यहाँ पे बात करी गई। ठीक है ना, तो इस तरह से चीज़ें बताएंगी। पर एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी कि यहाँ पर ना इंग्लिश को इंट्रोड्यूस तो किया गया, इंग्लिश को रिकमेंड किया गया, पर ओनली इन हायर स्टडीज। जो वर्नैकुलर होता है ना स्कूल लेवल के ऊपर, वहां पर वर्नैकुलर स्टडी ही होगी। समझिए इस बात को, इंग्लिश को रिकमेंड किया गया, बिल्कुल ठीक बात है, बट नॉट एट ऑल द लेवल्स। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ आपकी जो हायर स्टडीज होती हैं वो इंग्लिश के अंदर होंगी, बाकी स्कूल लेवल केवल वर्नैकुलर होंगी। तो इसलिए पहले दो ठीक थे, पर तीसरा आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली ऑफिशियल में जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। सो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दी डिस्कशन।